समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया? बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने शेखर से सवाल के इस साप्ताहिक शो का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं। शेखर, सवालों से शुरुआत की जाए। इस बार हमें कई सारे सवाल आए हैं और मैंने सुना इस बार कुछ हमारी महिला मेंबर से भी सवाल आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, जितना भी यूट्यूब कम्युनिटी है और न्यूज़ में भी हम देखेंगे कि बड़ी एक गलत बात है। मतलब ये गलत इन द सेंस के अच्छी नहीं लगती है कि बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है, 80% 82% मेल डोमिनेटेड है। तो ये एक बैलेंस, हर चीज़ में बैलेंस शिफ्ट हो रहा है। अगर आप हमारे न्यूज़ रूम में आएंगे, हमें फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे भी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो बाकी टीम है, उसमें करीब 75 से 80% फीमेल हैं, महिलाएं हैं। तो ये हमारी मेंबरशिप में भी महिलाएं और होनी चाहिए, और जो होंगी उनका पूर्वा ध्यान से उनके सवाल उठाएंगी और उनका जवाब हम देंगे। तो आप प्लीज़ मेंबर बनिए। आप मेल हैं तब भी बनिए, लेकिन आप फीमेल हैं तो फिर इवन मोर आप बनिए, क्योंकि इसमें एक जेंडर बैलेंस ठीक करने की ज़रूरत है। चलिए, इसी बात पे पहला सवाल लूँगी। तपेश मजुमदार का पूछ रहे हैं कि अब जबकि फ्रांस ने भारत में रफाल जेट विमानों के फ्यूजलेज का निर्माण करने का निर्णय लिया है, क्या ये हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस मैन्युफैक्चर को भारी बढ़ावा देगा? देखिए, ये बहुत बड़ी बात हो रही है, क्योंकि इतने सालों से हमारे दिमाग में एक घुंडी थी, एक नॉट सी गांठ बंधी हुई थी कि डिफेंस का काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही करेगा जी। अब पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि एक तो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली होती है। आप कहते हैं नेगोशिएट, फौज का बजट तो वही होता है। तो वो ये थोड़ा है कि आप घर में बन रहा है तो जितने का बन रहा है उतने का ले लो। मेरे घर में आम का पेड़ है, आम तोड़ के खा लो, फिर पेड़ में जो खाद वाद देनी है, पानी देना है, मैं देता। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वो उसका बजट लिमिटेड होता है। तो वो सोचता है मेरा अगर मान लीजिए 50,000 करोड़ बजट है, उसमें मुझे इतनी चीज़ें लेनी है, तो मैं एक से लूँ या मैं 5 से नेगोशिएट करके उसके ऑफर लूँ। तो जब पीएसयू होता है तो आपको कंपटीशन नहीं रहता, वो मोनोपोली बन जाती है। और दूसरी बात, एक तो सरकारी मोनोपोली, सारी मोनोपोली ख़राब है, सरकारी मोनोपोली सबसे ख़राब है। और ये एक ऐसे मोनोपोली है कि जिसका कि खरीदार भी उसके कैप्टिव है, क्योंकि खरीदार कहीं और जा ही नहीं सकता है। तो ये अब चैलेंज हो रहा है और ये हमने बहुत मौका खोया है। ये भारत में इतनी अच्छी इंडस्ट्री हमारी डेवलप हो रही है। अब देखिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि 1985 में मैं इंडिया टुडे में कवर स्टोरी लिख रहा था, इंडिया का डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि राजीव गांधी ने उस समय बहुत पैसा खर्च करना शुरू किया था। पहली बार 87 में आके भारत का डिफेंस बजट जो है हमारी जीडीपी का 4% क्रॉस किया था, 4.21%। अब तो 1.9 से आगे नहीं खा सकता है, 1.89 पे है। उसमें से भी 16,000 करोड़ हमने वापस दे दिया, क्योंकि हम खर्च ही नहीं कर पाए जी। तो उस समय बहुत खर्चा हो रहा था, बहुत नए नए हथियार आ रहे थे। तो तब मैं गया अवाड़ी में, सीबीआरडी जो है, जहाँ पे हमारी डीआरडीओ वगैरह नया टैंक डेवलप कर रहे थे, अर्जुन जी। तो तब देखा अर्जुन के कुछ मॉडल बने हुए थे, एक के ऊपर मुझे घुमाया भी उन्होंने और कहा कि बहुत अच्छा आर्मर है, और ये कहा कि सब देखिए, अब इसके बाद हमें कोई विदेशी टैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। सन 2000 तक 15 साल, उसमें 3000 तो ये टैंक हमारी सेना में होंगे और बाकी हम दुनिया भर को बेच रहे होंगे। देखिए, आज भी कुल मिला के 200 नहीं है, अब 40 साल हो गए, लेकिन कोई टैंक इतनी हाईटेक चीज़ नहीं है जितना कि फाइटर प्लेन अपने इंजन के साथ है। और उसके साथ साथ अब देखिए, भारत में जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो ट्रक बनाना हो, बस बनाना हो, कार बनाना हो, ट्रैक्टर बनाना हो, इन सब की कितनी एबिलिटी अब बढ़ी है, और स्पेशलाइज्ड अर्थ मूवर इक्विपमेंट है। तो अगर डीआरडीओ ने डिज़ाइन करके बोला होता कि आइए टाटा, आइए महिंद्रा, आइए हिंदुजा, जो उनका जो लेलैंड के साथ उनका पहले कोऑपरेशन था, जो हैदराबाद में बनाते हैं ऑलविन, कि आप आइए, आप सब मिल के कम्पीट करिए। अब तो एलएनटी भी आ गया,
आप सब मिल के कम्पीट करिए, ये हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा प्रोटोटाइप है, हमें 3000 टैंक चाहिए इस तारीख तक, कौन कितने दाम में बना के देगा। और आप चाहें तो अब 2 या 3 मैन्युफैक्चरर्स को उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। वो कर दिया होता तो आज ना सिर्फ 3000 टैंक हमारी फौज में आ गए होते, लेकिन 3-4 हज़ार शायद एक्सपोर्ट भी हो गए होते जी। तो ये हमने अपना बहुत नुकसान किया है। अब ये जो शुरू हुआ है ये मोदी सरकार की एक उपलब्धि भी है, धीरे धीरे किया है पर किया तो अब है। जैसे आर्टिलरी गन्स हमारे यहाँ काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में बन रही हैं, ड्रोन्स लगभग सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर्स में बन रही हैं। C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो हमारे पुराने HS748 थे, HS748 हमारे यहाँ करीब 50 साल से ऊपर पुराने हैं, एवरो बोलते थे उसको, उसकी जगह जो आ रहे हैं वो भी अभी टाटा के कोलैबोरेशन में बन रहे हैं। तो ये सब बातें अब शुरू हुई हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए फ्यूजलाज तो एक और चीज़ है, बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कई सब सिस्टम्स भी ऐसे बनने शुरू होंगे, खास करके जब भारत से ऑर्डर्स पिकअप होते हैं। तो शेखर, अगला सवाल कार्तिक पराशर का आ रहा है। बोल रहे यूक्रेन के पास न तो वायुसेना है और न ही नौसेना, फिर भी वे रूस को मुश्किल में डाल रहे हैं ड्रोन के इस्तेमाल की वजह से। क्या भारत को ड्रोन की 1 या 2 स्क्वाड्रन बनाने पर विचार नहीं करना चाहिए? देखिए, भारत के पास ड्रोन पे काफ़ी कुछ हो रहा है और काफ़ी ड्रोन होने चाहिए। बल्कि एक डिबेट चल रही है कि भारत में क्या एक ड्रोन कमांड होनी चाहिए, मतलब एक 3 स्टार को हेड बना दो, सिर्फ ड्रोन संभाले। लेकिन उसमें सारी बातें आती हैं, कौन सी ड्रोन आर्मी की है, कौन सी एयरफोर्स की है, कौन सी नेवी की है। तो अभी जो चल रहा है, ड्रोन्स जो अच्छी ड्रोन्स हैं वो महंगी होती हैं काफ़ी। जो आम यूज़ के ड्रोन्स हैं वो तो उसके तो कई और भी काम होते हैं। जैसे पाकिस्तान ने बहुत सस्ती ड्रोन्स भेजी, वो AI एनेबल्ड होती हैं, उसमें से सिर्फ वो देखने के लिए कि आपके एयर स्पेस में कहाँ गैप्स अवेलेबल है। जो भारत ने ड्रोन्स भेजी वो चलाकी की अच्छी तरह से। वो ये किया, ड्रोन्स का एक ही पर्पज़ था कि जो पाकिस्तान के रेडार्स हैं और पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम हैं उनका पता लगा, और उनकी रेडिएशन देख के जब वो पता लगा तो उसके बाद भारत ने जो इजराइल से खरीदी हुई है हार्पी और हेरोप ड्रोन्स, वो इस्तेमाल करके उन रेडार्स को और उन मिसाइल बैटरीज को अटैक किया। एक तो सारी दुनिया ने देखा क्योंकि वो दिन में हुआ, जो लाहौर के पास उनकी HQ-9 मिसाइल बैटरी थी। आप देख सकते हैं उसके अंदर वो ड्रोन नीचे गिर रही है क्योंकि सुइसाइड ड्रोन्स हैं, कामिकाजे ड्रोन्स हैं। उसने पहचान लिया वहाँ पे कि वो बैटरी है क्योंकि उसके रेडार के मिशन है। तब तक पाकिस्तानी भी तैयार नहीं थे, तो वो बिल्कुल नीचे आके गिर रही है और उसके ऊपर बूम से एक्सप्लोजन होता है और सारे लाहौर में लोगों ने सुना उसको। तो ये आपकी बात ठीक है कि ड्रोन्स की बड़ी इम्पोर्टेंस है, लेकिन देखिए एक बात हमें समझनी चाहिए कि यूक्रेन बेसिकली डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहा है। तो यूक्रेन का क्या है, एक तो ये कि वो जो बैटल लाइन है ज़्यादा शिफ्ट ना हो, अगर रूसी आगे आएंगे तो बहुत थोड़े रेट पे आए, उनका बहुत नुकसान हो। दूसरा है कि जब मौका मिले पीछे जाके उनको तंग करो, ह्यूमिलेट भी करो और उनको हैरेस भी करो। तो वो एक तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर है। तो ये ड्रोन से वो एक तरह का गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। कई बार उससे बड़ी हिट हो जाती है, कई बार छोटी हिट होती है, लेकिन वो रशियन जो है इतना ज़बरदस्त फौज है, वो हमेशा परेशान रहती है क्योंकि अगर आपने ड्रोन को गिरा भी लिया तो आपने कौन सा तीर मार लिया। शेखर, इसी से जुड़ा सवाल प्रियंका बजाज का है। वो पूछ रही हैं, रूस पर यूक्रेन के ताज़ा हमले ने न्यू आइडिया ऑफ वॉर को सामने ला दिया है। ये वाकई काफ़ी डरावना और घातक है। भारत को इस बारे में कितनी चिंता करनी चाहिए और इसकी तैयारी का स्तर क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें ड्रोन तो एक चीज़ है, लेकिन जो असली चीज़ है वो दिमाग है कि आपने ड्रोन को कैसे इस्तेमाल किया। तो ये सोचना कि हम ऐसे ट्रक को दूर दूर भिजवा देंगे कि सामान लेके जा रहे हैं और फर्नीचर केबिन्स लेके जा रहे हैं वो घर बनाने के लिए, उसके अंदर इनको रख दिया, ट्रक को ऐसे बनाया कि ऊपर से खुल जाए और उसको भी आपने, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। इसका मतलब है जो ड्रोन देख रहा है उसका कैमरा, वही जो ऑपरेटर है वो भी देख रहा है, तो ऑपरेटर उसको भेज सकता है प्रिसाइजली जहाँ जाना है। लेकिन ये जो सारी प्लानिंग करी, ये दिमाग चाहिए और एक आइडिया चाहिए। तो ड्रोन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बॉलर है, बॉलर के पास तो एक बॉल है ना, तो उसके साथ क्या करता है वो तो अपने दिमाग से करेगा। इन स्विंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, लेग स्पिन करेगा, ऑफ स्पिन करेगा, गुगली करेगा, रॉन्ग वन करेगा, तो वो सब दिमाग के ऊपर है। तो ये एक टैक्टिक्स है। तो
अब भारत को ये समझना चाहिए कि देखिए हमारा मुकाबला जो है वो काफ़ी एसिमेट्रिक वॉरफेयर से भी है, क्योंकि पाकिस्तानी भी जो हमारे खिलाफ लड़ाई करते हैं काफ़ी एसिमेट्रिक वॉरफेयर अपनी सेना यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन वो जैसे कश्मीर में करते हैं या जैसे उन्होंने घुसपैठिए भेज के बम्बई में 26/11 में किया जी। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर भारत के लिए हमेशा खतरा है। अब ये नहीं सोचना कि जैसा इन्होंने किया वैसे ही पाकिस्तान करेगा, लेकिन कोई कुछ और तरीके से भी कर सकता है। तो इसमें वही है कि हर किसी को हर समय अब चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में ख़ास करके जैसे भारत के जितने ज़बरदस्त हमारे गले लगने वाले पड़ोसी हैं, तो हमारे यहाँ कोई असली में पीस टाइम नहीं है, हमारे यहाँ सब ऑपरेशनल टाइम ही है। तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी हमेशा हर किसी को सोच के रखनी ही चाहिए। शेखर, अगला सवाल आर दिवाकर का आ रहा है। बोल रहे हैं कि हाल ही में बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये घटना इस साल फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कुंभ के दौरान प्रयागराज में हुई ऐसी ही भगदड़ में कई लोगों के मौत के बाद हुई है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रबंधन की गलती है या फिर हमें एक समाज के तौर पर इस बात पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कितने दोषी हैं? इसमें आपकी दोनों बात ठीक है और दोनों, क्योंकि इसमें प्रबंधन की भी गलती है, क्योंकि एक एंटिसिपेशन होना चाहिए कितने लोग आएंगे, और क्राउड कंट्रोल तो हमारी पुलिस ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। तो आपको लगे कितना क्राउड आ रहा है तो आपको उस टाइम उसका बंदोबस्त करना चाहिए, या क्राउड को आने से रोकना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, या प्री रेगुलेट करना चाहिए। तो ये नहीं हो रहा है। लेकिन एक नया एलिमेंट इसमें आ गया है जो मैं बहुत आपको सिर्फ आधे मिनट में बताऊंगा। वो ये जो अब रील बनाने वाला आ गया है। क्राउड आ रही है, साथ साथ लोग रील बना रहे हैं, उसमें किसी को धक्का मुक्की हो रही है। तो इस सब से सारा मामला कुछ पेचीदा हो गया है। तो हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जब भीड़ भाड़ में जाते हैं, पहले भी पता है बाप दादा हमारे बोलते थे कहीं मेले में जा रहे हो, दशहरे के मेले में जा रहे हो, बिछड़ नहीं जाना, भगदड़ मच जाएगी, रावण जल रहा है, पास नहीं जाना। तो ये सारी बातें भूल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब तो ऑल सेड एंड डन, अब तो हमारी जनता पहले से बढ़ी है ना, घटी नहीं है जी। तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे सावधानी घटी वहाँ दुर्घटना हुई। शेखर, इसी से जुड़ा सवाल आदित्य का है। वो बोल रहे हैं कि हाल ही में चिन्नस्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के संबंध में आपके विचार क्या हैं? चाहे वे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, कुंभ हो, अब ये हम ऐसी घटनाओं से क्यों नहीं बच पा रहे हैं? इस मामले में किसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी, ग्राउंड अथॉरिटीज़ या कोई और? क्या आपको लगता है कि इस भगदड़ ने उस रिमार्केबल जीत को फीका कर दिया है जो आरसीबी ने 18 साल बाद हासिल की है? देखिए, बिल्कुल ऐसे कर दिया है। हालांकि इसमें एक तो बड़ी बात है जो मैं कहूँगा क्रिकेट के तौर पे कि क्लब लॉयल्टी इतनी ज़बरदस्त हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है आईपीएल के लिए, क्योंकि उसमें समय लगा है। हर क्लब के लिए नहीं हुई है, लेकिन कुछ क्लब्स के लिए हो गई है। मुंबई के लिए है, बेंगलुरु के लिए है, चेन्नई के लिए है, बाकियों के लिए भी हो जाएगी, कुछ और के लिए भी अब होनी शुरू हो गई है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये क्राउड मैनेजमेंट, ये पुलिस का, ऑर्गेनाइजर्स का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि मैं इतनी भीड़ में जा रहा हूँ, कोई इंतजाम नहीं है, जोश आता है, लेकिन एक तरीका, ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ पे जान की बाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही है कि आप जा रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन अवेयरनेस जो है ये सबसे ज़रूरी बात है। शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। बोल रहे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान को IMF, विश्व बैंक, ADB से बहुत बड़ी मदद मिलनी शुरू हो गई है और उसे एंटी टेरर UN ग्रुप का हिस्सा होने जैसे सम्मान भी मिलने लगे हैं। पूरी दुनिया अचानक पाकिस्तान का साथ क्यों दे रही है? क्या ये अमेरिका के इशारे पर है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा देश है, 25 करोड़ का देश है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसकी और अब वो UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, परमानेंट मेंबर नहीं है। ये मेरे ख्याल अगले साल में ख़त्म हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा देश होता है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होती है, तो कोई उसको फेल नहीं होने देना चाहता। तो जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, इनका तो काम ही है कि जो देश मुसीबत में है
उसको पैसा दो ताकि वो पैसा डेवलपमेंट में खर्च करे। जो वर्ल्ड बैंक और एडीबी से पैसा आता है वो लोन ये नहीं आता कि सरकार उसे जो भी कर ले, वो किसी प्रोजेक्ट के लिए आता है कि आप ये डैम बनाइए, इसमें 70% आप खर्च कर रहे हैं, हम डैम अप्रूव करते हैं, 30% हम आपको लोन देंगे। वो लोन सॉफ्ट टर्म्स पे होता है कि थोड़ा इंटरेस्ट होता है और कुछ समय, काफ़ी समय में आपको पे करना होता है। लेकिन ये सब IMF, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, ये सब लोन्स हैं। और ये लोन्स इसलिए भी होते हैं कि देश थोड़ा स्टेबल रहे और बहुत गलत हाथों में ना चला जाए। तो कोई किसी देश को आज के ज़माने में फेल नहीं होने देना चाहता, अनलेस कोई देश ऐसा ही हो जिसको कोई संभाल ही ना सके, जैसे कि सीरिया हो गया था। लेकिन अब आप देखिए सीरिया भी, क्योंकि वहाँ पे एक आदमी स्टेबल जो लगता है आया है, उसका कंट्रोल है, तो उसकी अब मदद की जा रही है कि उस बहाने शायद सीरिया स्टेबल हो जाए। क्योंकि सीरिया स्टेबल नहीं था तो आप देखिए कितने 30-35 लाख रेफ्यूजीज़ वहाँ से ज़्यादातर यूरोप के देशों में चले गए। तो कल को अगर पाकिस्तान ऐसे हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये हमें हर चीज़ को ये इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। और जब हम जो करते हैं फेल्ड स्टेट की एक और अलग परिभाषा होती है। तो बहुत चीज़ें पाकिस्तान में जो फेल्ड स्टेट के मुकाबले के बराबर हैं, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान की सेना एक इफ़ेक्टिव एफिशिएंट सेना है। अब वो चाहे पॉलिटिक्स में गड़बड़ करती है, भारत के साथ परमानेंट दुश्मनी रखती है क्योंकि उस दुश्मनी से ही उनको इतनी अपने इज्जत मिलती है, वो सब बात अलग है। लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज़ का लोन देना ये सिर्फ लोन है। और IMF के लोन में कंडीशंस बहुत होती है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ कितना झगड़ा होता है कि MSP बढ़ाई के नहीं, MSP की लीगल गारंटी दी के नहीं। पाकिस्तान में IMF की कंडीशंस में MSP ख़त्म कर दिया है, नो MSP, और सरकार ने प्रोक्योरमेंट भी बंद कर दी है। तो ना पिछले साल की रबी क्रॉप में, ना इस साल की क्रॉप में, दोनों के अंदर पाकिस्तान सरकार की किसी एजेंसी ने गेहूं की बिल्कुल भी खरीद नहीं की है। और उन्होंने ये कहा है कि अगर कमती पड़ गई तो क्या होगा, कमती पड़ गई तो हम इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये सब बातें जब आप लोन लेते हैं तो आपके ऊपर ये कंडीशंस भी आती हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र की बात है, पाकिस्तान इस साल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। ये बाय रोटेशन होता है जी। और उसमें कौन किस कमेटी में आता है ये वहीं पे वोट होता है। उस वोट में कोई वीटो नहीं होता है। तो उसमें काफ़ी देश हैं, हर देश बराबर होता है। UN में सिर्फ 5 को छोड़ के जो परमानेंट 5 हैं, उनके अलावा सब बराबर होते हैं। तो उनसे आप वोट लेके आप कहीं ऐसे बैठ सकते हैं कुछ महीने के लिए या साल भर के लिए। वही पाकिस्तान ने किया। अब देखिए जो भारत के MPs के डेलीगेशन गए थे पैनामा वगैरह, क्यों गए? पैनामा, गयाना, ये तो कोई इतने बड़े देश नहीं है और इतने महत्वपूर्ण देश भी नहीं है, लेकिन हर देश का एक वोट होता है UN में और UN सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने वाले हैं। तो ये सारी बातें ये चलती रहती हैं। इन सब चीज़ों से बहुत घबराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक बड़ा देश है, हमसे बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया के फिर भी बड़े देशों में से एक है। तो ये सोचना कि उसको कोई पूछेगा ही नहीं, वो हमारे लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची रखना है। हमें सिर्फ अपनी और पाकिस्तान के बीच में गैप बढ़ाते जाना है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शेखर, अगला सवाल अनुराग उपाध्याय का है। बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच कुछ ही घंटों में मामला शून्य से विश्व युद्ध के स्तर पर पहुंच गया है। इसके कारण अमेरिका में कितनी राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है? क्या रिपब्लिकन पार्टी में विभाजन होगा? देखिए, मैं बहुत दिनों से कह रहा था, जब ये शुरू ही हुआ था, कि ये एलन मस्क सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि वो इतना एयर टाइम लेता था, सारे कैमरा उसके ऊपर, फिर वो ट्वीट करता था, सब उसका देखते थे। तो मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो इतना अपने आप से, उसको अपने आप से इतनी मोहब्बत है ना। कभी किसी को बेइंतहा किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत होती है आमतौर पे, किसी को अपने से होती है, वो ट्रंप को है। जैसे कल भी उसने बोला ओवर ऑफिस में कि मैंने लड़ाई रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन कोई मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा, दे नेवर गिव मी क्रेडिट, मुझे कभी नहीं देते। तो ऐसे तो हम तब देखते हैं जब 3 साल 4 साल का कोई बच्चा कहता है। तो ये एक पॉइंट है जो ट्रंप का, वो उसका जो एज 79 साल की है, लेकिन अकल 3-4 साल के बच्चे वाली है, ईगो 3-4 साल के बच्चे वाली है। दूसरी बात यह है कि हिंदी मैं बोल रहा हूँ तो ये बोलना और भी आसान है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इसका पर्यायवाची उसमें क्या होता, उसका
पैरेलल क्या होता कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जी। तो वो ओवल ऑफिस है, उसमें एक ट्रम्प है, तो ट्रम्प के अलावा दूसरा स्टार वहाँ कैसे हो सकता है? अच्छा, वहाँ पे आ रहे हैं, अपना बच्चा ले आए, बच्चा कह रहा है यू आर नॉट इवन द प्रेसिडेंट, सब हंस रहे हैं उसके ऊपर। तो ये थोड़े दिन चलता है, उसके बाद नहीं चलने वाला था। तो मुझे तो पहले जो मैंने सोचा था, देखिए ट्रम्प जब पहले राष्ट्रपति थे तो उन्होंने अपने 16 कैबिनेट ऑफिसर्स निकाले, चाहे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, CIA चीफ ऑफ स्टाफ, हर तरह के लोग उन्होंने निकाले जी। तो वो बिल्कुल ही हायर एंड फायर है। तो मैं सोच रहा था 16 की गिनती कैसे शुरू होगी, क्योंकि इस बार 16 से ऊपर होंगे। तो मुझे लग रहा था कि पहले एलन मस्क, फिर पीट हेग्सेथ और उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। लेकिन इन्होंने तो हमें इक्वेशन उल्टी कर दी। सबसे पहले माइकल वॉल्स जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो चले गए, क्योंकि उन्होंने वो सिग्नल मैसेजिंग के ऊपर एक एडिटर को डाल दिया, तो वो पहले गए। एक उन्होंने जो एलिस स्टेफेनिक, जो उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक हिल पे थी, मेरे ख्याल सेनेटर हैं, तो और उन्होंने ही ये अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रेसिडेंट्स थे उन सब की छिछालीदर की थी, जबकि वो प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उनको अपॉइंट किया था UN में एम्बेसडर, वो भी कैबिनेट लेवल होता है जी। उसको भी ड्रॉप कर दिया लास्ट मोमेंट पे, कंट्रोवर्सी हो गई उसके ऊपर। तो उसके बाद फिर एलन मस्क का नंबर आया है। मुझे तो लगा था नंबर 1 होगा, और अभी भी मैं सोचता हूँ जैसे पीट हेग्सेथ है, उनका सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, या RF कैनेडी है, सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ के लिए, ये काफ़ी लोग हैं जो देखते देखते निकलेंगे। ये बहुत दिन चलेंगे नहीं। उन्होंने नासा के लिए भी एक अपॉइंटमेंट बोली थी, उसको अब विड्रॉ कर लिया है। तो ये ट्रम्प का राज ऐसे ही चलेगा, और ये एक अच्छा है सबके लिए। अब ये एंटरटेनमेंट है, बल्कि वो आप देखिए जो AOC हैं, जो डेमोक्रेटिक लिबरल हैं, जो न्यूयॉर्क से, तो उन्होंने तो कह दिया द गर्ल्स आर फाइटिंग, जैसे कहते हैं बॉयज़ आर फाइटिंग, क्योंकि एक बार पहले एलन मस्क का और किसी का आर्ग्यूमेंट हो गया था। तो जो कैरोलाइन लिविट हैं, व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा बॉयज़ विल बी बॉयज़। हाँ, तो इन्होंने अब कह दिया गर्ल्स आर फाइटिंग। तो ये अब देखिए नॉन स्टॉप थिएटर होगा अमेरिका में, लेकिन दुनिया सारी ट्रम्प की वजह से अनस्टेबल रहेगी, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कब क्या बोल दें। अब देखिए, अगर वो उन्होंने शी जिनपिंग से बात की है, उसके बाद फटाफट ट्रुथ सोशल पे इतना लंबा नोट लिख दिया, नोट खुद लिखा है। अब आप शी जिनपिंग से बात कर रहे हैं, किसी अपने स्टाफ से नहीं लिखवाया, उसमें गलतियां भी हैं, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग लिखा हुआ है, तो वो किसी सिविल सर्वेंट ने नहीं लिखा है जी, तो वो खुद ही लिखा है। तो ये उन्होंने सब चीज़ों के रूल चेंज कर दिए हैं। सारी दुनिया को अपनी सीट बेल्ट बांध के, जैसा होता है ना, पायलट कई बार कहते हैं कि वैसे तो टर्बुलेंस शायद बाहर नहीं हो, लेकिन क्या पता कब हो जाए, इसलिए आप सीट बेल्ट बांध के ही बैठे रहें। तो वही बैठे रहना अच्छा है। शेखर, अगला सवाल राधिका घोष का है। पूछ रही हैं कि G7 में भारत को आमंत्रित न किए जाने का क्या प्रभाव होगा? कुछ खास प्रभाव नहीं होगा, सिर्फ ये कि एक मौका होता, मोदी जी जाते, लोगों से मिलते, ये समय भी क्योंकि अभी औप सिंदूर का समय है, तो एक सिग्निफिकेंस होती। लेकिन आजकल लोग बात कर लेते हैं, और ये बुलाना, कनाडा का बुलाना, मुझे लगता नहीं किसी को उम्मीद भी थी कि कनाडा बुलाएगा, क्योंकि अभी तो नई सरकार आए, अभी कुछ ही समय हुआ है, नई सरकार भी उसी पार्टी की है। तो अभी वो एकदम, अभी हमारी कुट्टी से अब्बा इतनी जल्दी नहीं हो सकती है। उसके पहले हमारे अभी तो हाई कमिश्नर ही नहीं है एक दूसरे देश में। तो काफ़ी इश्यूज़ हैं इंडिया और कनाडा के, तो अभी ठीक है, इसमें कोई दिल तोड़ने वाली बात नहीं है। शेखर, अगला सवाल शिवरामा कृष्णा का है। बोल रहे हैं कि हमारे सशस्त्र बलों के बारे में जासूसी और संवेदनशील डेटा लीक होना बहुत आम बात हो गई है। ऐसी खबरें हर रोज़ आ रही हैं। CRPF, पुलिस, व्यवसाय, बिजनेसेस, इन्फ्लुएंसर्स आदि। इसका कारण क्या है? नेशन फर्स्ट अपीलिंग नहीं है क्या? बोल रहे हैं शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है क्या? हमें ऐसे मामलों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि हम केवल पाकिस्तान के लिए काम करने वाले जासूसों का पता लगाने में सिंसियर हैं। क्या होगा अगर पकड़े गए सभी देशों की संख्या बड़ी दिखाई दे? क्या सज़ा और जुडिशियल प्रोसेसेस इसे रोक पाएगी? पकड़े गए हर व्यक्ति का कहना है कि वह निर्दोष है। देखिए, हमें भी ये नहीं कहना चाहिए कि हर कोई जो पकड़ा गया है वो दोषी ही है, क्योंकि जब ऐसा समय होता है तो उस समय शक का लेवल बहुत हाई होता है जी। और ये कानून बहुत मजबूत, बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो जो पकड़ा गया उसके लिए काफ़ी मुसीबत होती है। लेकिन एक बात ज़रूर है
कि हमारे यहाँ बेसिक सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस नहीं है। हम लोग वैसे नहीं सोचते कि बात कर रहे हैं अरे ये मैं देख रहा हूँ, या आप सोचें कि आप पाकिस्तानी दूतावास के साथ इतनी दोस्ती, आपको बार बार बुला रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए मुझे बार बार क्यों बुला रहे हैं, मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों हूँ, या मैं इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हूँ कि मेरे से इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए मुझे वहाँ बुला रहे हैं, मेरे साथ सिक्योरिटी भेज रहे हैं। मैं एक इंसान की नहीं बात कर रहा, कई लोगों की है। जैसे इंटरनेट के ऊपर कोई लड़की की फ़ोटो लेके आ जाता है कि अपने बारे में बताओ तो मुझे बहुत अच्छे अरे अपनी शक्ल तो देख लो, आपको अचानक कोई क्यों बोले कि तुम इतने अच्छे लग रहे हो मुझे। तो ये सब जो होते हैं ये सब मेजर साहब होते हैं ISI के। तो और ख़ास करके जब आप सिक्योरिटी से ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो तब आपको इतना बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, और अगर आप बनते हो तो उसका फिर आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि ये जिसको हनी ट्रैप कहते हैं, हनी ट्रैप तो होता है रियल लाइफ में, ये हनी ट्रैप तो इंटरनेट है। ये तो एक तरह का जैसे आप क्या कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, ये डिजिटल आपको ट्रैप किया है स्पाइंग के लिए, और फिर आपसे तस्वीरें मंगा ली, कुछ लिखवा लिया। और आपको ये भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसका डिजिटल प्रिंट छोड़ रहे हैं, फिंगरप्रिंट वो कभी नहीं जाएगा। जब आप पकड़े जाओगे तो सारा आपके खिलाफ सबूत वहीं पे अवेलेबल है। तो ये सब लोगों को थोड़ा सेफ्टी कॉन्शियस होना भी चाहिए। आप भी कभी आपको ऐसे मैसेज आने शुरू हो जाएं, ख़ास करके कोई देखने में अट्रैक्टिव इंसान हो, मैं ये नहीं कहता महिला हो, आदमी भी हो सकता है, तो और लगे तो एक बार सोच लीजिए कि मेरे इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। शेखर, अगला सवाल संकल्प का है। बोल रहे मोदी के खिलाफ राहुल के सरेंडर के आरोप के पीछे क्या राजनीतिक रणनीति है? ये प्रमुख कांग्रेस आवाज़ों, आपकी रिपोर्टिंग और यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वेस्टर्न रिपोर्टों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। आप आम आदमी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में वो बोल रहे हैं, आपने आइडियोलॉजी को बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया, लेकिन राहुल और केजरीवाल का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कोई विचारधारा नहीं होना पूरी तरह से कन्फ्यूजिंग या केवल एंटी मोदी आइडियोलॉजी से बेहतर है। देखिए, जो राहुल गांधी और एक दो उनके पास जो लोग हैं, उन्होंने जो लाइन ली है उससे तो कांग्रेस के लोग भी खुद कंफ्यूज्ड है। और ये कांग्रेस के वो लोग घबराए हुए हैं जिन्हें वापस जाके चुनाव लड़ना है, क्योंकि भारत में इस समय कोई पब्लिक ओपिनियन ऐसी नहीं है कि वो बोले कि भारत के बहुत जहाज़ गिर गए या भारत के, और सच्चाई भी इतनी नहीं है जी। सच्चाई भी इतनी नहीं है। आप उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं क्योंकि आपको रफाल पसंद नहीं था। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि जब बोफर्स कांड चल रहा था तो VP सिंह सारे दुनिया में कहते घूमे, अरे भाई ये ऐसी तोप खरीद ली है कि आप चलाओगे उल्टी चलेगी, आप मर जाओगे। तो वो बहुत डैमेजिंग था। लेकिन तब भारत 1988-89 आपने कहा ठीक है अभी भारत अभी इवॉल्व हो रहा है। अब उससे 35 साल और हो गए उसके आगे, उसके बाद ऐसे काम फिर कर रहे हैं। लेकिन VP सिंह जब प्रधानमंत्री बन गए तो ना सिर्फ उन्होंने कभी कहा, इलेक्शन कैंपेन में तो बोलते थे, बोफोर्स में जिन्होंने कमीशन खाया उनके नाम मेरे पास है, मेरी जेब में देखो यहाँ एक कागज़ में लिखे हुए हैं, जिस दिन चुना जाऊंगा मैं दिखा दूंगा, वो कभी नहीं किया। लेकिन उनको फिर बाद में पूछा कि आप ऐसे बोलते थे कि उल्टा फायर करेगी, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं बोला। तो उस ज़माने में इतने फ़ोन कैमरा भी नहीं थे, उस ज़माने में न्यूज़ TV भी नहीं था, जो था वो बहुत दूरदर्शन वगैरह ही था। तो ये बातें कही जाती हैं, लेकिन एक पुराने ज़माने में कही जाती थी। लेकिन अभी एक कहना ऐसी बातें और सरेंडर, आपका क्या ऑब्जेक्टिव था इस लड़ाई में? आपको क्या कोई पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने थे? आप फुली लड़ाई के लिए क्या तैयार थे? आप क्या ये कहते हैं कि आपकी सरकार होती तो आप फुल फ्लेजेड वॉर कर देते, जो भी होता? नहीं था ना ऐसे। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव था अगर वो अचीव हो गया तो उसके बाद युद्ध विराम एक अक्लमंदी की बात है। शिखर, आज का आखिरी सवाल लूंगी। सूरज बोल रहे, पहले तो बोल रहे मुझे पता है कि आप ये सवाल नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, द प्रिंट का मोबाइल ऐप क्यों नहीं आ रहा है? क्या इस जन्म में हमें द प्रिंट का मोबाइल ऐप देखने का सौभाग्य मिलेगा? देखिए जन्म तो आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ही नहीं कहूँगा कि अगले 6 महीने में आएगा। लेकिन मोबाइल ऐप पे हम काम शुरू कर रहे हैं और मोबाइल ऐप आपके पास आएगा। उसमें कुछ इश्यूज होते हैं क्योंकि लोगों के पास सब फोन पे देखते हैं, फोन पे बहुत ऐप्स हो गए, तो लोग ऐप साफ करते जा रहे हैं। तो लोगों के पास कितनी स्पेस है, रियल एस्टेट है ऐप्स के लिए, वो एक सवाल होता है जो सोचते रहते हैं। लेकिन मोबाइल ऐप पे कुछ काम चल रहा है और इन द कोर्स ऑफ टाइम आपको सारा जन्म इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि अगले 3 या 4 महीने में आ जाएगा, लेकिन मोबाइल ऐप आएगा।
चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।